अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलिए। चलें शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अली विला। अली विला में दाखिल होते ही इंस्पेक्टर अरसलान ने कैब सामने सोफे पर उछालते हुए बावाज़े बुलंद पूरे जोशो खरोश के साथ गला फाड़ के इवनिंग विश किया था, जिसका दूसरी तरफ से जवाब नदारद था। क्या हो गया है अली विला के वासियों? मैं पूरा दिन इस कानून मुजरिम फाइल इन्वेस्टिगेशन की चक्की में पिस के आ रहा हूँ, फिर भी इतना हशाश विशाश तरोताज़ा हूँ, और एक आप लोग हैं कि बरसों के रोगी बने बैठे हैं। भाई माना कि हम मजलूम आवाम इन वर्दी वालों के डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच बदकिस्मती से फिस गए हैं, लेकिन थोड़ा अपनी धुन में तकरीर करते हुए हॉल में रखे सोफों की तरफ बढ़े अरसलान अली की नज़र जैसी इसकी कुछ सेकंड पहले उछाली गई कैप थाम कर खड़े हुए दाबू बकौल अरसलान के हिटलर के ट्रेनर मतलब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अहमद अली पर पड़ी। सारे अल्फाज हलक में वापस जाकर जाम हो गए। इंस्पेक्टर अरसलान अली, ये कैप कोई सड़क किनारे चंद टकों में खरीदी गई कैप नहीं है। ये एक सिविल के सर का ताज है, उसका गरूर। गरूर का मतलब समझते हैं आप? दाबू की कड़क तेज धाड़ पर अरसलान ने नजर झुकाकर मदद तलब नजरों से दूसरी जानिब खामोश खड़ी अपनी माँ और दोनों चाचियों के साथ अपनी इकलौती सालिम कजन को देखा, जो चेहरे के आगे बुक लिए आंखों में इश्तियाक से मोए अगले सीन का इंतजार कर रही थी। मैंने आपसे कुछ पूछा है इंस्पेक्टर अरसलान, ध्यान कहाँ है आपका? आंसर मी। दाबू की दोबारा आवाज आई। भारी आवाज पर अरसलान उछल के 2 कदम पीछे हुआ था, जिस पर दीपा अपना कहका जब्त करती किचन में गायब हुई थी। जी दाबू, गलती हो गई, वो मैं। अरसलान ने हलक तक करते हुए अपनी सफाई पेश करनी चाहिए जब दाबू ने हाथ खड़ा किया। जानबूझकर किए जाने वाला अमल गलती नहीं कहलाता। आइंदा मैं ये गैर अखलाकी हरकत ना देखूं। अब संभालें अपने गरूर को। जब यूनिफॉर्म वाले इसकी कदर नहीं करेंगे तो लोग क्या कानून को अहमियत देंगे? फाइल पढ़ लेने को ड्यूटी करना कहते हैं ये लोग। दादा वो कैप अरसलान के हाथ में थमाते ऊंची ऊंची आवाज में बुलबुलाते हुए स्टडी की तरफ बढ़ गए थे। जान बची तो लाखों पाए। अरसलान ताबू की स्टडी का दरवाजा बंद करते ही धप से सोफे पर गिरा था। लाख लाख शुक्र तेरा मेरे मौला, तूने मुझे इस हिटलर के ट्रेनर से बचा लिया, वरना कल इंस्पेक्टर अरसलान परचम में लिपटे अपने आखिरी आरामगाह की तरफ रवाना दवा होते। अरसलान, कितनी बार मना किया है, फजूल नहीं बोलते। शमीम बेगम, अरसलान की मामा डिपटते हुए वहां चली आई थीं। साथ तहजीन बेगम, तंजीला बेगम और दांतों की नुमाइश करती ताज़ा तरीन डॉक्टर दीपा भी थीं। तुम क्या दांत दिखाई रही हो जाली डॉक्टर, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। दीपा पर नजर पड़ती ही अरसलान खतरनाक इरादों के साथ आस्तीन चढ़ाता उसकी तरफ लिपका, जो झट से सोफे के पीछे हुई थी। पागल हो गए हो क्या उल्टी खोपड़ी वाले इंस्पेक्टर? मैंने क्या किया है, मुझ पर क्यों झपट रहे हो? अरसलान को इधर से उधर खुद को डपोचने के लिए बेताब देख दीपा रुहानसी हुई थी। क्या किया है? अभी मेरी जगह तुम्हारा वो दोस्त एसपी अहान अली होता तो तुम तब भी उसे हिटलर के ट्रेनर का निवाला बनने देती। तब तो तुम जाकर गेट पर खड़ी होती, लेकिन मुझे एक फोन खड़काने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें। अभी रुको तुम। अरसलान दांत पीस कर कहता दूसरी जानिब आया। हाँ तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और तुम्हारी इतला के लिए बता दूं, खासे समझदार जिम्मेदार माकूल किस्म के इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं। गुड इवनिंग अली विला। दीबा उसकी नकल उतारती दौड़ के तीनों खवातीन के पीछे गई थी। वहां कहाँ चुप रही हो बुज़दिल डॉक्टर, सामने आओ जरा, तुम्हें बताऊं तुम्हारी जिम्मेदार का डेफिनेशन। अरसलान भी दांत कचकचाता वहीं चला आया था। बड़ी मामा, आपके इंस्पेक्टर को सर्दी में लू लग गई है लगता है, संभालें, मैं चली। दीबा शमीम बेगम को सामने करती कमरे की तरफ दौड़ लगा गई। तुम रुको, कहाँ भाग रही हो? बस अरसलान। अरसलान उस तरफ बढ़ने लगा था कि शमीम बेगम ने उसे बाजू से थामा। क्या बस मामा, आते इतनी बुरी तरह डांट दिया आपके ससुर ने। आप लोग टेक्स्ट करके मुझे इतला नहीं कर सकती थी कि जल्लाद नंबर 1 आ गए हैं। अरसलान रोनी शक्ल बनाकर बोला। बदतमीजी नहीं अरसलान, गलती तुम्हारी है। तुम तमीज से रहते तो डांट क्यों पड़ती? तुम्हारे दाबू रहने नहीं गए थे, दूसरे शहर काम से गए थे, वापस तो आना ही था। अब जाओ, जाकर फ्रेश होकर नीचे आओ। नीचे का मतलब नीचे, ऊपर जाकर फोन हेडफोन का चक्कर अच्छा नहीं होगा। शमीम बेगम की संजीदगी वो बुरे बुरे मुंह बनाता अपनी कैप उठाने सोफे की तरफ बढ़ गया।
इस घर में सारे ही जल्लाद हैं, ख्वाह वर्दी वाले हों या उनके निस्वे बेहतर। अरसलान एक नजर तीनों खवातीन पर डालकर धप-धप करता सीढ़ियां चढ़ गया था। अली विला, जिसे अरसलान वर्दी वाले जल्लादों का घोंसला कहता था, उसके सरबराह थे रिटायर आर्मी ऑफिसर अहमद अली, जो मिजाजन काफ़ी सख्त असूल पसंद आदमी थे। उनके दोनों बेटे अकबर साहब को छोड़कर बिल्कुल अपने बाप पर गए थे। अहमद अली के ख़ानदान में तकरीबन सारे सिविल सर्वेंट्स ही थे। बहुत मुश्किल से तलाश करने पर कोई दूसरी फील्ड का नजर आ जाता। मतलब लोग खानदानी रईस होते हैं, ये लोग खानदानी वर्दी वाले थे। अहमद अली की कुल 4 औलादें हैं। 3 बेटे आईजी अतर अली, मेजर अंसार अली, कमिश्नर अकबर अली और एक ही बेटी सलीमा। सबसे बड़े आईजी अतर अली की शादी खानदान में ही शमीम बेगम से हुई है, जो पढ़ी लिखी सुलझी हुई खातून है, जिनके 2 बच्चे हैं। बड़ा 27 साल एसपी अहान अली, काबिल और जिम्मेदार अफसर, और उससे 2 साल छोटा 25 साल इंस्पेक्टर अरसलान, लापरवाह ऑफिसर। दूसरे नंबर पर थे अकबर अली, जिनकी शादी अहमद अली ने अपने दोस्त की बेटी तहसीन बेगम से कराई है। अकबर अली की कोई औलाद नहीं है, लेकिन उनके भाइयों के बच्चों ने उन्हें ये कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। तीसरे नंबर पर है अंसार अली, जो गुस्से के तेज, असूल पसंद, बिल्कुल अहमद अली की परछाई हैं। उनकी शादी खानदान ही में तंजीला बेगम से हुई है, जो काफ़ी हसास तबीयत की मालिक हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा एहतशाम अली, जिसने बाप से सिविल ना ज्वाइन करने की जिद लगाकर घर से बाहर बिजनेस में अपना नाम बनाने कदम रखा, तो फिर जनाजे में ही वापस लौटा था। दूसरे नंबर पर हशाम अली, जो फ्रांस पढ़ाई के लिए गया था। इस बीच हुए अपने जान से अजीज भाई की अचानक मौत पर सारे अली विला खासकर अपने बाप को जिम्मेदार मानकर लौटना ही भूल गया। फिर दीबा, जो अब डॉक्टर दीबा बन गई थी, जिसकी एसबी अहान से बहुत जमती थी, इसलिए दोनों की दोस्ती मशहूर और मिसाली थी। सबसे छोटी सलीमा बेगम, जिनकी शादी एसपी यासिर से हुई है। उनकी एक ही बेटी है निशवा, जिंदगी से भरपूर शौक सी लड़की। अब अगला सीन। वो स्याह रंग के खुले पाइचों वाले पजामे पर घुटनों तक आते सिर्फ रंग का घेरेदार फ्रॉक पहने, भूरे रंग के बाल, कमर तक आते बालों की ऊंची पोनी बनाए, छत पर चल रही ठंडी ठंडी दिल फरेब हवाओं की वजह से चेहरे के गिर्द आया वारा लटों के हाले में मुकीद, सफेद मगर उदास चेहरे को आसमान की तरफ उठाए, बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में ढेरों शिकायतों के साथ ठाटे मारता समंदर समोए छत पर इधर से उधर चक्कर काट रही थी। सुरमई आंखें शिकायतों से दरिया रवा था। होंठ बाहर को लटके हुए थे। वो इतनी खफा थी, किसी से की नम चेहरे पर चिपक रहे बालों को हटाने की जहमत तक नहीं उठा रही थी। नहीं आए ना, मत आए, कभी मत आए। मैं नहीं रो रही यहाँ आपके लिए। आपको फिक्र नहीं तो हम क्यों करें। खुश रहें अपनी दुनिया में। दीवाली नहीं करती अपने भाई का इंतजार। खुश रहें, समझे, खुश रहें, बहुत खुश। चलते चलते अचानक मन में क्या समाये कि हाथ में पकड़ा फोन पास लोहे के मजबूत झूले पर उछालते हुए चिल्ला उठी, दीबा, आप यहाँ हैं। मैं आपको पूरे घर में तलाश कर चुका हूँ। तभी वो कब से आवाज आई, जिस पर उसने झट से अपने गाल साफ किए, फिर सूरज से रुख दूसरी जानिब किया, जहाँ ब्लैक ट्राउजर शर्ट में लंबा चौड़ा खूबरू एसबी अहान अली दोनों हाथ पश्त पर बांधे उसे नाराज नजरों से देख रहा था। आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? आप रो रही थी ना? मुझे लगा ही था। मोहतरमा किसी कोने खुदे में बैठ कर शुगर फरमा रही होंगी। वो खफकी से कहकर लंबे लंबे कदम उठाता उसके मुकाबिल चला आया था, जो अब नीचे को सर झुकाए होंठ काट रही थी। क्यों रो रही थी आप? अहान उसे सर उठाता ना देख थोड़ी से थाम के उसके चेहरे ऊपर को उठा गया। मैं नहीं रो रही। मैं क्यों रोने लगी? मुझे क्या पड़ी है रोने की? डॉक्टर दीबा रोती वोती नहीं है। दीबा सुरमई आंखों से बह रहे सबूत को दोनों हाथों से साफ करती नफी में सर हिलाकर नरूठेपन से बोली, जिस पर एसपी अहान ने दोनों लब आपस में पैवत करके मुस्कुराहट जब्त की। डॉक्टर दीबा अली, आप इस शहर के एसपी अहान अली के मुकाबिल खड़ी उन्हें झूठा साबित कर रही हैं। इसकी सजा जानती हैं आप? अहान भारी आवाज निकालकर मसनूई संजीदगी से बोला, हाँ, सब मुझे ही सजा दें। सबकी गलती की सजा मुझे ही मिले। खुद ब खुद निकल रहे आंसुओं की सजा भी दीबा को मिले, और मिस्टर फ्रांस के बाबा से नाराजगी की सजा भी मुझे को मिले। मतलब गलती किसी की भी, सजा दीबा अली को ही मिलनी है। दीबा 2 कदम पीछे होती हुई चिल्ला उठी, जिस पर अहान लब भींच गया। जानता था ये लड़की अपने जज्बात पर काबू पाने का हुनर नहीं जानती। जो अंदर होता है वही लबों पर होता है। उसे दोहरी शख्सियत समझ नहीं आती। रिलैक्स दीबा, यहाँ देखे मेरी तरफ, ऊपर। अहान ने जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर को उठाया। उसे मिस कर रही हैं आप? सवाल बहुत नरमी के साथ संजीदगी से हुआ था।
नहीं कर रहे मैं किसी हसाम व शाम अली को मिस, जिसे मेरी परवाह नहीं, मैं क्यों उन्हें मिस करूंगी भला। दीबा जोर से नफी में से हिलाती अपना आप आश्कार कर गई थी। यूं तो डॉक्टर साहिबा 24 साल की मैच्योर लड़की थी, लेकिन अली विला में सबसे छोटी और इकलौती लड़की होने के एजाज ने उन्हें बड़ा होने नहीं दिया था। अब बकौल अरसलान के वर्दी वाले जल्लाद तक जिसके नखरे उठाए वो भला बड़ा कैसे हो। मैंने तो यहाँ किसी हशाम का नाम ही नहीं लिया। एसपी साहब ने फौरन बात पकड़ी, जिस पर दीपा ने झट होंठ दांतों की गिरफ्त में दिया, फिर हौले से सर उठाकर अपने से 3 साल बड़े दोस्त एसपी अहान अली को देखा। फोन किया आपने उसे? हशाम ने उसे कंधों से थामकर झूले पर बिठाते हुए पूछा। नहीं, मैं क्यों करूं फोन। दीबा फौरन नफी में से रिलाती सूसू करती बोली, जिस पर अहान नफी में से रिलाता उसके पहलू में बैठ गया। तो फिर इतनी नाराजगी, गुस्सा, आंसू किस लिए? क्या मतलब? मैं उनसे नाराज भी नहीं रह सकती, रो भी नहीं सकती। दीबा ने अपनी खपकी से अहान को घूरा। बिल्कुल हो सकती हैं, आपके भाई हैं वो, लेकिन इतनी शदीद नाराजगी तब जायज होती है जब आप उसे कॉल करते हो और आगे से वो आपकी कॉल नहीं लेता। आप तो जानती हैं सबसे नाराजगी के बावजूद वो आपसे बात करता है, आपके लिए तहाइफ भेजता है। फिर हाँ तो भेजते हैं, तो भाई है मेरे, हक है मेरा उन पर। दीबा की अपनी ही दलील थी। हाँ जनाब, इनकार कौन काफिर कर रहा है, बेशक आपका हक है। मैं तो सर्द मौसम में गर्म दिमाग की वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अहान अपनी बात पर जोर डालकर बोला। कल मेरा इंटर्नशिप का पहला दिन है। भाई ने कहा था जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी फर्स्ट डे, और फिर रोजाना वो ही मुझे हॉस्पिटल पिक एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन देखें, उन्होंने मुझे एक कॉल तक नहीं की। मेरे मेडल सेरेमनी वाले दिन भी रोई थी, उस दिन भी वो नहीं आए, और अब भी। नाखून कुरचते हुए सूसू करते उसने अपनी उस शुक्ल की असल वजह बताई, जिस पर अहान ने एक तासुब भरी नजर उस पर डालकर साइड पर रखा उसका फोन उठाकर फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अदना फोन का पासवर्ड तक दोनों से मख्फी नहीं था। क्या कर रहे हैं? मैं उनसे नाराज हूं, मैं नहीं कर रही बात। दीवा उसे फोन मिलाता देख फोन की तरफ लिपकी, लेकिन अहान ने हाथ दूर कर लिया। बात मत करना, सिर्फ बात कर लें, क्योंकि मैं अपनी इकलौती फ्रेंड को रोता नहीं देख सकता। मिस्टर हशाम अली, एसबी अहान अली की इकलौती दोस्त को इतना रुलाने का जो हिसाब निकलता है वो तो बाद में मैं आपसे कॉल पर बराबर करूंगा। अभी आप उसे खामोश कराएं, वरना आपकी खैर नहीं। दूसरी तरफ से कॉल पिक करते ही अहान ने धमकाने के साथ फोन दीबा के आगे कर दिया। दीबा, गुड़िया क्यों रोया है मेरा बच्चा? लैपटॉप स्क्रीन पर जैसे ही दीबा का सुर्ख रोया रोया चेहरा नजर आया, हशाम तड़प उठा था। अब भाई के बाद यही एक तो बची थी। दीबा सॉरी गुड़िया, मैं कुछ नहीं भूला। आप बात करें, प्रॉमिस मैं सच में कुछ नहीं भूला। देखें, मेरी तरफ देखें। हशाम उसे नजर ना उठाता देख कुछ और बेकरार हुआ था। नहीं देख रही मैं आपको, और बात भी नहीं करनी मुझे आपसे। अगर आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है तो चुपचाप से वापस आ जाएं, वरना कोई जरूरत नहीं है फोन से मोहब्बत जताने की। आपके और बाबा की जंग में मुफ्त में मैं और मामा पिस रहे हैं। अब और नहीं, आपको नहीं आना तो कॉल करके झूठी उम्मीद भी मत दिलाएं। दीपा नजर झुकाई ही अपना मुद्दा बयान करती फोन अहान की तरफ करके झूले से उठ गई थी। हशाम अली, हमने आपको अपनी दोस्त को चुप कराने के लिए कहा था, मजीद रुलाने के लिए नहीं। अहान स्क्रीन से नजर आ रहे हशाम के परेशान चेहरे को देख मसनूई खपकी से बोला। अहान भाई प्लीज उसे चुप कराएं। हशाम ने परेशानी से पेशानी मसली, बस नहीं चल रहा था जाकर दीबा के आंसू साफ कराए। कितनी मोहब्बत थी एहतशाम को दीबा से, ये सोच आते ही हशाम ने जोर का मुक्का साइड दीवार पर मारा था। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो और अपनी जिद को साइड पर रखा हम सब, स्पेशली चाची और दीबा के बारे में सोचो। खुदा हाफिज, फिर बात होती है। हशाम कॉल ड्रॉप करके दूसरी तरफ रुख किया नाराज खड़ी दीबा के पास चला आया था, जो भाई पर भड़ास निकालकर पुरसकून हो गई थी। एक हिसाब से अच्छा ही हुआ जो आपका भाई यहाँ नहीं, वरना अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने जॉब के पहले दिन ड्रॉप करने का मौका से मैं हाथ धो बैठता। अहान ने एक ठंडी सांस फिजा के सपोर्ट की, जिस पर दीबा ने पलट कर उसे घूरा। मेरा मतलब चले इसी खुशी में आपके पसंदीदा गोलगप्पे खाने चलते हैं। अहान ने अपनी चौड़ी हथेली दीबा के आगे की। मुझे लगता है एसपी साहब, आपके अंदर इंस्पेक्टर अरसलान नामी हार्मोन एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से आप भी बोंगियां मारने लगे हैं। मतलब रात के 9:30 बजे अली विला के बाहर, वो भी गोलगप्पे खाने। नाइस जोक। दीबा ने गोलगप्पे का इशारा करते हुए नफी में सिर हिलाया, जिस पर अहान ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा।
डॉक्टर दीबा अली, आप एसपी अहान अली को हल्के में ले रही हैं। अहान ने कॉलर लेस शर्ट के कॉलर झाड़े। और आप दाबू रिटायर्ड मेजर अहमद अली के कवानीन को। दीबा भी दूबदू बोली। ट्रेनिंग में ना बहुत बार मैंने रूल्स को हल्के में लिया है। चलें, अब गोलगप्पे खाए बगैर तो आज हम लोग सोएंगे नहीं। अहान उसकी कलाई थामते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अब अगला सीन। मैं क्या करूं दीवा गुड़िया, तुम लोगों के पास आना चाहता हूं लेकिन खाली हाथ नहीं आ सकता, वरना भाई की यादें तड़पा तड़पा कर मेरी जान ले लेंगी। एक उम्मीद जो मिली है उनके आखिरी निशाने की शक्ल में, मैं वापसी उसके लिए करना चाहता हूं, उसे हासिल करना चाहता हूं। बस एक बार पता चल जाए वो कहाँ है और किसके पास है, उसके बाद हशाम अली एक पल यहाँ नहीं रहेगा, एक पल भी नहीं। दीवा से बात करने के बाद कान से फोन लगाया हशाम मुसलसल इधर से उधर कमरे में चक्कर काट रहा था। पिक अप द कॉल दैम। हशाम गुस्से से बोलते हुए कान से फोन हटाने ही लगा था कि दूसरी तरफ से कॉल पिक कर ली गई। मिस्टर गनी, कुछ पता चला उस डॉक्टर के बारे में? हशाम बिना सलाम दुआ खबर खैरियत के जहमत उठाए बेताबी से सवाल कर गया। जी सर, ज्यादा नहीं लेकिन आपकी जरूरत लायक इंफॉर्मेशन है मेरे पास। फोन से डिटेक्टिव गनी की तरफ से आए मस्बत जवाब पर हशाम ने अपने आसाब बिल्कुल ढीले छोड़ दिए। तो बताएं, कौन है वो डॉक्टर जो मेरी भाभी के इतने क्लोज थी? हशाम बेड पर बैठ कर लैपटॉप खोलते हुए सवाल कर गया जिस पर अभी नोटिफिकेशन आई थी। सर, मैंने मेल भेजी, आप पढ़ लें। फोन से आई डिटेक्टिव गनी की आवाज पर हशाम ने फोन कान और गर्दन के बीच दबाते हुए दोनों हाथ का इस्तेमाल करके जल्दी फाइल खोली। डॉक्टर हिबा, उम्र 27 साल। हशाम जेर लब नाम पढ़ के नीचे एज देखी, फिर उसी तरह जेर लब नीचे दी गई इंफॉर्मेशन रीड करने लगा जिसमें क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी नेम वगैरह शामिल थे। गर्ज ये डॉक्टर हिबा का छोटा सा रिज्यूमे था। डॉक्टर हिबा, इतना ही नाम है? मतलब फुल नेम क्या है? हशाम ने पूरी मेल पढ़ने के बाद सवाल किया। सर, उनका कोई सरनेम वगैरह नहीं है, दरअसल वो यतीम है। डिटेक्टिव गनी ने आगे की मालूमात फराहम की। ओह, लेकिन यहाँ तो उनका नंबर भी नहीं है, शायद आप देना भूल गए। हशाम ने सर झटक कर अगला सवाल किया। नो सर, मैं भूला नहीं, दरअसल उनका नंबर ही नहीं मिला। अस्पताल का वो बंदा बता रहा था कि आपकी भाभी के डेथ के बाद वो डॉक्टर इतनी दिल बर्दाश्त आई कि उन्होंने वो हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल उस शहर तक से शिफ्ट कर लिया। बेचारी यतीम थी ना, शायद इकलौती दोस्त की नागहानी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपके डिटेक्टिव गनी के लहजे में अफसुर्दगी घुली थी, लेकिन उनकी बात सुनकर हशाम के पेशानी पर कई गहरी सोच के बल नमूदार हुए। वो बेचारी थी या दुनिया उसे बेचारी समझती है, ये तो उस डॉक्टर से बनफ्से नफीस मिलकर ही मालूम होगा। 26 साल हशाम अली का दिमाग किसी और ही ट्रैक पर चल रहा था। क्या मतलब सर? डिटेक्टिव गनी अपने बॉस की पुरस्कार बात सुनकर हैरान हुआ। कुछ नहीं, आगे कोई खबर? हशाम ने बात पलट दी। सर, आगे की खबर आपके लिए खुशी की खबर होगी, क्योंकि वो डॉक्टर एट प्रेजेंट आप ही के शहर के किसी मशहूर अस्पताल में अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरा असूल है मैं औरतों पर जासूसी नहीं करता। सो आगे अगर आप ये जारी रखना चाहते हैं तो किसी और को हायर कर लें, या फिर जैसा मैंने पहले कहा, आपका पूरा खानदान सिविल सर्वेंट से भरा है, आप किसी से भी। अभी डिटेक्टिव गनी की आवाज दरमियान में ही थी कि हशाम की सर्द आवाज ने चुप करा दिया। बस मिस्टर गनी, अगर मुझे उनकी हेल्प लेनी होती तो मैं आपको हायर ना करता। अब तक आपने मेरे लिए जो किया, स्पेशली लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने मुझे दी, उसका बहुत शुक्रिया। आगे मैं देख लूंगा और आपकी पेमेंट चंद मिनट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खुदा हाफिज। हाशिम ने अपनी कह के कॉल ड्रॉप कर दी थी। फिर डिटेक्टिव गनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद फोन बेड पर उछालकर खिड़की के पास चला आया। आप मेरे शहर के बजाय पताल में भी होती तब भी हशाम अली आपको निकाल लाता, क्योंकि मेरा यकीन नहीं दावा है, मेरे भाई की इमानत आपके पास है। अब देखना यह है वो किस हाल में है और सिर्फ आप वापस आप किन शराइत पर करती हैं, क्योंकि अगर आपने उस बच्चे के लिए शहर छोड़ा है तो जाहिर सी बात है उसे अच्छा ही रखेंगी, लेकिन हशाम अली से ज्यादा नहीं। हशाम दूर आसमान पर अपनी सुर्ख नजर टिकाए सात समंदर पार अपनी छोटी सी खूबसूरत दुनिया में हर चीज से बेखबर वजूद से मुखातिब था। अरसलान या अहान भाई की हेल्प लूं? अभी तो मुझे यहाँ से सब वाइंड अप करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, लेकिन वो लोग तो इस सब के बारे में कुछ जानते ही नहीं, क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं खुद सब काम जल्दी निपटा कर वापस ही करूंगा। हशाम ने खुद की खुद ही नफी की थी।
एहतशाम के मेजर इंचार्ज से सिविल ना ज्वाइन करने की जिद लगाकर घर से निकलने के ठीक 6 महीने बाद ही उसने नीलम नामी किसी लड़की की हेल्प करने के घर से निकाह कर लिया था। आखिर को मुहाफिजों के खानदान से था। खौफ से ये फील्ड नापसंद थी, लेकिन खून का असर भी तो होता है। एहतशाम ने अव्वल तो नीलम की जान बचाने को ही शादी की थी, लेकिन जब नीलम की सारी कहानी मालूम हुई तो उसने इस मुकद्दस रिश्ते को पूरे दिल से निभाया, जिसका समर अल्लाह ने शादी के चंद महीने बाद ही औलाद जैसी नेमत की सूरत में दिया था, जिस पर वो फूले नहीं समा रहा था। लेकिन उसने अपनी शादी आने वाले मेहमान की इत्तला अली विला में किसी को नहीं दी थी, सिवाय हशाम के। उसे भी कसम दे रखी थी। उसे लगता था जब कोई उसकी मर्जी की जॉब नहीं कर सकता तो बीवी क्या कबूल करेंगे। अल्लाह की करनी। नीलम का 9वां महीना चल रहा था जब उसे अस्पताल ले जाते हुए उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। कार और ट्रक के दरमियान हुई दिल दहला देने वाली एक्सीडेंट में एहतशाम तो मौके पर जाँ बहक हो गया, लेकिन पिछली सीट पर बैठी नीलम बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी जिंदा थी, जिसे फौरन अस्पताल शिफ्ट किया गया। जबकि एहतशाम के पास मिले डॉक्यूमेंट की मदद से अली विला खबर पहुंचाई गई, जिसके बाद वहीं से एहतशाम की डेड बॉडी अली विला के लिए रवाना हो गई थी। और जहां से 2 जिस्म एक हुए थे, वहीं 2 जिस्म को भी अलग कर दिया गया। एहतशाम की मौत अली विला के लोगों पर क़यामत की तरह टूटी थी, लेकिन सब जानते थे अगर एहतशाम का दीवाना उसे इस हाल में देख ले तो पागल हो जाएगा। तभी किसी ने उसे इत्तला करने की जरूरत नहीं की थी। एहतशाम की मौत के 15 दिन बाद ढके छुपे लफ्जों में बड़ी मुश्किल से फ्रांस में हशाम को इत्तला दी गई, जिस पर वो भाई का दीवाना दौड़ा चला आया। लेकिन किस्मत, उसे तो अपने भाई का आखिरी दीदार तक नसीब नहीं हुआ था। नीलम का वहां किसी को इल्म नहीं था, तो उसने खुद उसका मालूम किया, जिससे उसे मालूम हुआ कि नीलम भी 2 दिन बाद ही अपने प्यारे शौहर से जा मिली थी। लेकिन बच्चे वाली बात दरमियान में रह गई थी। हशाम के फाइनल इम्तिहान होने वाले थे। चौंका उसने एहतशाम को वादा दिया था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। फिर चंद दिन बाद ही उसने बोझल दिल से वादे की जकड़े वापस ही कर ली थी, लेकिन अपने भाई की आखिरी निशानी की तलाश जारी रखते हुए डिटेक्टिव गनी को लगा दिया था पीछे। और आज वो आखिरकार असल सुराग तक पहुंच ही गया था। अब अगला सीन। बड़े से हॉल को अबूर करते हुए मोहतात कदम उठाते हुए वो लोग बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे जब उकब से फसादी इंस्पेक्टर की जल्लादी आवाज बुलंद हुई, हैंड्स अप! कहाँ चली है जिया और वीरू की सवारी? पीछे से अरसलान की आवाज पर अहान दिवा की कलाई छोड़कर दांत पीसते हुए पलटा। आप दोनों को अली विला दफा दफा, अरे दफा को दफा करें। जब दफा का कोई नाम याद नहीं आया तो सर झटक कर अरसलान खुद ही झला गया। साथ आप भी दफा हो जाएं। अहान ने झट सलाह दी। आप दोनों को रात 9 बजे के बाद बिला जरूरत अली विला के बाहर कदम रखने वाले सख्त कानून को तोड़ने की कोशिश में काबिल से भी ऊपर के काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर अरसलान अली रंगे हाथों अरेस्ट करते हैं। अरसलान 2 उंगलियों के बंदूक बनाए दोनों के गिर्द चक्कर लगाते हुए अपनी तारीफ आपके मुस्ताक भारी आवाज में लानिया अंदाज में बोला। अब अगर ये काबिल से भी ऊपर का काबिल ऑफिसर 1 सेकंड के अंदर यहां से गायब नहीं हुआ तो ये इस काबिल भी नहीं रहेगा कि चलकर अपने कमरे तक जा सके। अहान ने उसका वही हाथ पकड़कर कमर के पीछे को मोड़ा। बेशक अरसलान हट्टा कट्टा मजबूत था, लेकिन अहान के आगे कुछ नहीं था। भाई, आप एक इंस्पेक्टर के साथ ये ठीक नहीं कर रहे। कम से कम छोटे भाई होने का ख्याल कर लें यार। अहान की क्रेडिट बढ़ते ही अरसलान अपने औकात पर चला आया था। इस भाई को भी छोटे होने का ख्याल करना चाहिए। अहान ने एक झटके के साथ उसका हाथ आजाद किया। ध्यान से भाई साहब, एक ऑफ ड्यूटी इंस्पेक्टर का बेदर्दी से हाथ मरोड़ने की सजा जानते हैं आप? अरसलान 2 कदम दूर होते ही वापस अपनी टोन में आया। एसपी अहान को इतनी छोटी बात जानने की जरूरत नहीं। वैसे एक एसपी से इस लहजे में बात करने की सजा जानते हैं आप? आखिर में अहान ने भी उसी की टोन इख्तियार की। और एक कमिश्नर की मौजूदगी में अपने अपने ओहदे की धौंस जमाने की सजा जानते हैं आप दोनों? उकब से आई आवाज पर तीनों हड़बड़ा के पीछे को मुड़े थे, जहां नाइट ड्रेस में खड़े अकबर अली तीनों को घूर रहे थे। चाचू आप? शुक्र करें मैं, अगर मेरी जगह आप लोगों के दाबू मेजर अहमद अली होते तो आपकी पोस्ट तो नहीं, लेकिन गार्डन की ठंडी हवा में मार्च करते हुए ट्रेनिंग के दिन जरूर याद आ जाते। अब बताएं, इतनी रात के यहाँ कौन सी महफिल गरम है? कमिश्नर अकबर अली ने दोनों को देखकर सवाल किया। मुझे नहीं पता, मैं मासूम तो गार्डन से नाइट वॉक करके आ रहा था। यही दोनों जय और वीरू की जोड़ी दबे कदमों कहीं निकल रहे थे। अरसलान ने फौरन हाथ खड़े किए। सबसे बड़ी फसादी अली विला के तुम ही हो, और तुम मासूम, व्हाट अ जोक।
अरसाना से डबोच ने आगे को बढ़ा जब वो सूरज से अकबर अली के पीछे हुआ था। चाचू, दीपा का कल इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है, वो नर्वस हो रही थी तो मैंने सोचा बाहर घुमा लाऊं, फ्रेश फील करेगी। अहान ने पास खड़ी दीपा की तरफ इशारा किया। बच्चे ऐसे नर्वस नहीं होते, ये तो अच्छी बात है, अब आप अपने करियर की तरफ बढ़ रही हैं। अकबर अली ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा ले जाओ, लेकिन केयरफुल, तुम्हारे दाबू को खबर हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं। अकबर अली ने अपने फोन पर आ रही कॉल को देखकर दोनों को इजाजत दी, जिस पर अहान एक फातिहाना नजर अरसलान पर डालता दीपा की कलाई थाम कर आगे हुआ। जब अरसलान भी एक ही जुस्म में उसके बराबर हुआ। तुम कहाँ? अहान हैरानगी से उसे देख गया। आप लोगों के साथ? अरसलान ने फौरन आगे के सारे दांतों की नुमाइश करते हुए जवाब दिया, जिस पर दीपा का हाथ छोड़कर अहान ने हाथ कमर पर टिकाए। और वो किस खुशी में? हा हा हा, भाई यार कैसे भूल सकते हैं आप, कल आपकी बेस्ट वाली फ्रेंड की इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है, तो ऑफ कोर्स इस जाली डॉक्टर के डॉक्टर बनने की खुशी में। अरसलान ने बेवजह कहका लगाया, लेकिन सद अफसोस दोनों ही मुतासिर नहीं हुए थे। तुम उल्टी खोपड़े वाले इंस्पेक्टर, एक बार मेरे हाथ लगो, बिना टूल्स के तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगी। दीपा हसीन चढ़ाते चलाली अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी, जब अरसलान ने दांतों की नुमाइश करते हुए फोन स्क्रीन आगे की। ना 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 डॉक्टर दीवाली, अरसलान अलवी से पंगा नॉट चंगा। कमिश्नर साहब कहते हैं कानून सबूत मांगता है, और ये रहा सबूत। जरा सोचें, इसे दाबू तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा? बस एक क्लिक, और जय और वीरू की जोड़ी दादाबू की अदालत में। अब ले जाने से इनकार मत करना, वरना जय और वीरू की ये अजीम दोस्ती चोरी छुपे बाहर जाने वाली वीडियो। अरसलान कमीनगी से मुस्कुराया। हाँ, देखा इसको शादी को। दीपा रोमांसी हुई, जबकि अहान उसे सालम निकलने का इरादा रखता था। अब मैं चलूं या इस वीडियो को जाने दूं? अरसलान ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। चलो फसादी इंसान, अहान गुस्से से कहता दीपा का हाथ पकड़ के निकल गया था। इसे कहते हैं नाज़रीन इंस्पेक्टर अरसलान का कमाल। अरसलान ने पीछे पलटकर न जाने कौन से ना नजर आने वाले नाज़रीन के आगे अपने हुनर का ऐलान किया था। अब अगला सीन। नूरी जरा आकर सोबी को तो संभालें, बहुत जिद कर रहे हैं। हिबा ने एक हाथ से सोबी को उठाई, जल्दी जल्दी सारी चीजें समेटते हुए नूरी को आवाज लगाई। अचानक मौसम में आई तब्दीली, हवाओं में महसूस होने वाली खुनकी की वजह से सुबान को थोड़ा सा जुकाम हो गया था कि जनाब के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। हल्की सुर्ख आंख, सुर्ख गाल, नाक लिए सुर्ख कलर के भालू जैसी स्वेटर में मलबूस सोबी साहिबा सुबह से हिबा की गोद में चढ़े बैठे थे। हिबा बड़ी मुश्किल से उसे उठाए सारे काम कर रही थी, क्योंकि नीचे रखने की कोशिश भी करती तो शहजादे अपनी छोटी सी सुर्ख नाक से कोड़ कर रोने को तैयार हो जाते। और डॉक्टर हिबा को कहाँ गवारा था अपनी दुनिया की आंख में आंसू। जी डॉक्टर बाजी। हिबा अपना बैग पैक करके सुबान के बैग में चीजें डाल रही थी, जब कमर पर कस के दुपट्टा बांधे 19 साला नूरी दरवाजे के फ्रेम में नमूदार हुई। जरा सोबी को लो, मुझे मूड होना है, बाल बनाने हैं, जितना टाइम है ना, और ना ही शहजादे का मूड अपनी मामा को टाइम देने का। हिबा ने सुर्ख टोपी के हाथे में मुकीत मासूम सुर्खों से पैर चेहरे पर बटन की जैसी बड़ी बड़ी आंखें पटपटाकर खुद को देख रहे सुबान के नाक से नाक रगड़ी। ना डॉक्टर बाजी ना, आप मुझसे इस पूरे 7 मंजिला फ्लैट की बाहर के शीशे साफ करवा लें, ये नूरी बिना उफ करे कर देगी, लेकिन सोबी बाबा की तबीयत खराब के वक्त गोद में उठाने का काम ना बाजी ना, ये नूरी से नहीं होगा। नूरी ने फौरन बकौल नूरी के खुद को घूरे सुबान को देखकर हाथ उठाए थे। कम ऑन नूरी, 5 मिनट की तो बात है, कुछ नहीं होता। हिबा सुबान को लिए उसके करीब आए, जिस पर नूरी करंट लगे शख्स की तरह बिदक कर 2 कदम दूर हुई थी। होता है डॉक्टर बाजी, होता है, जब भी सुबान बाबा की तबीयत खराब होती है इन्हें मुझसे एनर्जी हो जाती है, फिर मेरे गोद में उठाते ही पूरी कुव्वत से रोने लगते हैं, और इन्हें रोता देख आप पूरी जालिमबाजी की तरह डांटने लगती हैं। जितनी सोबी बाबा की मुस्कुराहट किलकारी प्यारी कूट है ना, उतनी इनका रोना भयानक है। नूरी फौरन बुरे बुरे मुंह बनाती रोहानसी हुई, जिस पर जाने सुबान को क्या समझ आया कि 4 में से 2 दांत दिखाकर मुस्कुरा दिए, जैसे नूरी के अंदर अपनी दहशत देखकर हंस उठा रहे हों। देखें डॉक्टर बाजी मुझे कैसी चिढ़ाती मुस्कुराहट दे रहे हैं। नूरी से सुबान की हरकत मफकी न रह सकी, तभी मजीद रुहानसी आवाज में बोली, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा नूरी, तुम वापस जाओ, मैं देख लूंगी।
हिबा उसकी शिकायत पर कान धरे बगैर बोलकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। फिर सुबान को उठाए जैसे तैसे चेहरा धोकर टॉवल से खुश करती एक नज़र बेड पर रखे अपने और सुबान के बैग पर डालकर बाहर टेबल पर चली आई, जहां नूरी ने हिबा का मखसूस नाश्ता जूस और सैलेड से टेबल सजा रखा था। डॉक्टर बाजी, सोबी बाबा तो आपकी गोद से नीचे ही नहीं आ रहे, फिर अस्पताल कैसे जाएंगी? नूरी हिबा को एक हाथ से सुबान का फीडर पकड़े दूसरे हाथ से मुश्किल से नाश्ता करता देख फिक्रमंदी से बोली, आज नया तो नहीं है, जब भी इनकी तबीयत खराब होती है मुझसे अलग ही नहीं होते। हिबा ने झुककर एक नजर सुबान को देखा, जो धीरे धीरे फीडर पीते हुए मासूमियत की तस्वीर बने बटन जैसी हल्की सुर्ख आंखें घुमा घुमाकर आसपास का जायजा ले रहे थे। तो बाजी आज छुट्टी कर लें फिर, आप मुझे नहीं लगता ये इस सेंटर वेंटर जहां भी आप इन्हें छोड़ दिया वहां टिकेंगे। नूरी ने अपना ख्याल जाहिर किया, जिस पर हिबा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, आज अस्पताल में न्यू एंट्रेंस आने वाली है, इन्हें अटेंड करने की जिम्मेदारी मेरी है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सोबी को साथ ले जाऊं और जल्द फ्री होकर घर लौट आऊं। सोबी को डे केयर सेंटर छोड़ गई तो इनकी फिक्र में मुझसे एक काम ढंग से नहीं हो पाएगा। हिबा नैपकिन से हाथ साफ करती उठ खड़ी हुई, फिर जल्दी वो अपना और सुबान का बैग लेकर फ्लैट लॉक करती अस्पताल के लिए रवाना हो गई। अब अगला सीन। सुबह मेजर अहमद अली के बनाए रूल के मुताबिक ठीक 9 बजे सब अपने अपने काम के लिए निकसिक से तैयार टेबल पर मौजूद थे। आईजी अतहर अली, कमिश्नर अकबर अली और अहान तीनों फुल यूनिफॉर्म में थे, जबकि रात भर खुशी और नर्वसनेस की वजह से रत जगी मनाए दीबा हल्के सुर्ख आंखों के साथ अपनी मखसूस ड्रेसिंग घुटनों तक आती घेरेदार फ्रॉक पर खुले पांचों वाली शलवार में सर पर दुपट्टा लिए बैठी थी। पास ही तीनों खड़ी बेगमात इन्हें सर्व कर रही थीं। गो के अहमद अली इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन अब बहू की झिझक समझकर चुप कर जाते। और इंस्पेक्टर अरसलान, जो रात 1 बजे तक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच कबाब में हड्डी बने हुए थे, बिना किसी बात की परवाह किए खनकती सर्दी में एसी डाले फुल मुंह तक कंफर्टर में सर घुसाए दुनिया जहां से बेगाना थे। दीबा, बच्चे कर लिया आपने अपनी पूरी तैयारी? दाबू ने प्लेट में चम्मच घुमा रही दीबा को मुखातिब किया, लेकिन मोहतरमा का ध्यान तो अस्पताल में था। दीबा, दाबू पूछ रहे हैं प्रिपेयर हो गई आप जाने के लिए? अहान उसे अपनी ही दुनिया में गुम देकर झुककर सरगोशी कर गया। जी दाबू, सब डन है, बस अब हान के नाश्ता करते ही निकलेंगे। दीबा झट हकीकत की दुनिया में आती जवाब दे गई। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, आप मेजर अहमद अली की पोती हैं, जहां भी जाएं बस झंडे गाड़ आएं। डर, खौफ, नर्वसनेस ये सब हमारे लिए नहीं बने, समझ रही हैं आप? दाबू ने भारी आवाज में नरमी पैदा करते हुए दीबा की हिम्मत बढ़ाने को फखर से बोले, जिस पर दीबा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अब दाबू जितना चाहे हौसला अफजाई कर लें, अंदर की कैफियत जो थी सो थी। बड़ी बहू, ये छोटे साहबजादे कहाँ हैं? दीबा से नजर हटते ही दाबू की उकाबी नजर अकबर अली के पास वाली खाली कुर्सी पर फौरन चली गई थी। तभी कलाई पर बंधी घड़ी पर 9:05 का वक्त देख कड़क आवाज में सफ्तार हुआ। जी वो अब्बू। शमीम बेगम को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि क्या जवाब तराशें। साहब बहादुर को 3 बार उठाने गई थी वो, और बस सामने से 5 मिनट माँ की गुजारिश कराई थी। अब्बू, मैं देख आती हूँ। दरअसल रात देर तक नाइट वॉक पर थे अरसलान, वो आपको बताकर गए थे ना कि तबीयत कुछ नासाज लग रही है। तहसीन बेगम ने फौरन अपने बिगड़े नवाब की सफाई पेश की, साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। कमिश्नर अकबर, आखिर कब तक आपका ऑफिसर इस तरह गैर जिम्मेदार और लापरवाह रहेगा? मतलब 1 साल हो रहे हैं उन्हें इस फील्ड को ज्वाइन किए, लेकिन मजाल है जो आज तक हमने उन्हें वक्त पर ड्यूटी करते देखा हो। हाँ, वापसी मोहतरम की वक्त से पहले हो जाती है। आप शहर के ऑफिसर ही ऐसे रहेंगे तो फिर शहर में उजाला ही समझें। दाबू ने फौरन दुनिया से बेनियाज कमिश्नर अकबर को आड़े हाथों लिया, जिस पर उन्होंने दिल ही दिल में अरसलान को किल का बात से नवाजा था, क्योंकि साहबजादे आए दिन दाबू से अपनी भी इज्जत अफजाई कराते थे, साथ कमिश्नर अकबर अली को भी घसीट लेते, जिनकी बदकिस्मती सिर्फ इतनी थी कि अरसलान का थाना उनके ऑफिस के करीब था, और दूसरी तरफ उनकी अपनी बेगम थी जो उनके अरसलान पर जरा सी सख्ती करने पर राह में चट्टान बनकर खड़ी हो जाती, जिन्हें अरसलान अली में न जाने कौन से सुर्खाब के पर नजर आते थे। नहीं अब्बू, ड्यूटी तो पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। फिर आजकल मैंने उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस फाइल दी हुई है, शायद इसी वजह से लेट हो गए हों। फिर अभी इस फील्ड में नए हैं, दूसरा अभी उम्र भी कम है, सो थोड़ी इमेच्योरिटी है। कमिश्नर अकबर मुस्कुराकर बोले, जबकि दिल तो अरसलान को 2 लगाने का कर रहा था। तुम अपने लाडले की साइड लेने से बाज ना आना। और कम उम्र क्या होता है, 25 साल के हैं मोहतरम।
तुमने, मैंने, अहान ने, हम तीनों ने ही इसी उम्र में जॉब शुरू की थी। बस ये साहबजादे गैर जिम्मेदार बहुत हैं। आईजी अतर अली अरसलान के पापा को उसकी तारीफ हजम नहीं हुई तभी टोक गए, जिस पर कमिश्नर अकबर अली सिवाय मुस्कुराने के कुछ नहीं कर पाए थे। अब अगला सीन। वो ब्लू जीन्स पर घुटनों से कुछ नीचे तक आती आम सी कुर्ती पहने, गले में दुपट्टा लटकाए, चेहरे पर अपना मखसूस ब्लैक कलर का मास्क लगाए, दाएं हाथ में अपनी इश्क दीवानगी जुनून जो भी कह लें कैमरा थामे, स्याह रात की तरह गहरी काली आंखों में कुछ पालिनी की चमक ले सरशार सी मेन ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। हे परवाज, बड़ी खुश लग रही हो। वो एडिटर ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी जब पास टेबल पर बैठी मिनल ने उसे टोका। अब हम बुरे लोगों की खुशियां छीनने वाले खुश नहीं होंगे तो क्या गांव का लोहार खुश होगा? सियापुर अजम चमकदार आंखों को दबाकर जवाब खनकती आवाज में दिया गया। लगता है अपना एम कवरेज कर गई हो। लड़की ने अंदाजा लगाया। परवाज एक बार अपनी उड़ान भरने के बाद बिना मंजिल को दागे लौटती है क्या? उसने फखर से अपना कॉलर खड़ा किया। देन कांग्रेट्स। मिनल ने मुस्कुराकर मुबारकबाद पेश की। जानती थी एक बार परवाज इस काम में घुस जाए फिर आर या पार करके ही निकलती है। थैंक यू अभी नहीं कहूंगी। वो नफी में सरी जाती ऑफिस का दरवाजा नॉक करके इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हो गई थी, जहां बड़े से टेबल के पीछे रखी रिवॉल्विंग चेयर पर 45-50 के दरमियानी उम्र का आदमी चश्मा लगाए बैठा था। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रेव लेडी। कहें कैसा आना हुआ? कहीं आपकी न्यू प्रोजेक्ट का सस्पेंस खुलने का दिन तो नहीं? एडिटर हामिद ने उसकी आंखों की चमक देखकर अंदाजा लगाया। नाइस गैस। वो मुस्कुराई। तो लाए रिपोर्ट। उन्होंने खुशी से अपना हाथ आगे किया। परवाज का हर प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक होता था, जिसका एडिटर हामिद को ही नहीं पूरी टीम को इंतजार होता था। लाए नहीं सर, दिखाएं, ये देखें। उसने फौरन उनके लैपटॉप पर यूएसबी लगाकर वीडियो खोलकर उनके आगे किया। पहले तो वो मुस्कुराकर वीडियो की तरफ मुतवज्जे हुए थे, लेकिन नाम सुनते ही मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली, जो 2 मिनट 23 सेकंड की वीडियो खत्म होते तक संजीदा ही रहा था। कैसे लगी सर? उसने उनके संजीदा चेहरे की परवाह किए बगैर दांत तलब नजरों से उन्हें देखा। यह वीडियो तुमने कैसे बनाई? उन्होंने संजीदा नजर उस पर टिकाते हुए सवाल किया। अपने पार्टनर की मदद से। उसने फौरन अपने कैमरे की तरफ इशारा किया। मेरा मतलब वीडियो रात की मालूम होती है तो तुम। उन्होंने बात अधूरी छोड़ी। परवाज एक बार जो ठान ले फिर वो रात दिन का फर्क नहीं देखती। अब कि उसका अंदाज ठोस था। रात दिन का फर्क ना सही, आदमी आदमी का फर्क देख लेना चाहिए परवाज। वो उसे संजीदगी से टोक गए। क्या मतलब सर? उनका बदला लहजा देख उसका मुस्कुराता चेहरा पल में संजीदा हुआ। मतलब सीरियसली तुम चौधरी सुलेमान की। गॉड आई कांट बिलीव दिस। जानती भी है वो कौन है? समंदर की तरह देखने वाला आतिशफशानी पहाड़। तुम उसके गोडाउन से वापस कैसे आ गई? सबसे पहली बात, तुमने ये सब सोचा कैसे? एडिटर साहब अपनी पेशानी रगड़े उठ खड़े हुए। उन्हें सच में यकीन नहीं हो रहा था कि इस काम की दीवानी लड़की ने ये किया है। कम ऑन सर, क्या, क्यों, कैसे, कब? आप रहने दें। आप बस आम खाएं, गुठलों में क्या रखा है? वो लापरवाही से कहती वहीं टेबल के गिर्द रखी कुर्सी खींचकर बैठ गई। रखा है परवाज, क्योंकि गुठलियां ही आम की अगली नस्ल भी लाती हैं, उसकी नस्ल भी बताती हैं। हामिद साहब अपनी बात पर जोर डालकर बोले, जिस पर परवाज अपनी जगह से खड़ी हुई, फिर छोटे छोटे कदम उठाते उनके मुकाबले आई थी। सर, क्लियर कट बात करें, मैं खुद भी खुलासा करती हूँ और मुझे खुलासी बात ही पसंद है। आपके परवाज के लहजे में बला की संजीदगी थी। परवाज, चौधरी बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत ऊपर तक पहुंच है उसकी। आए दिन बड़े बड़े सियासी लीडर्स की आमदोरफ्त उसके यहाँ लगी रहती है। ये सब एक बात हो गई। दूसरी बात, इस वीडियो में चौधरी का नाम सिर्फ ना वादे सुनाई दे रहा है, चेहरे का सिर्फ साइड व्यू है। आवाज पर कौन एतबार करता है? वो तो एडिट भी हो सकती है। असल तो सीधे सीधे कहें सर, आप चौधरी जैसे घटिया इंसान की डेल डोल, उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच, उस जैसे डबल फेसिस बंदों के साथ दोस्ती और रोजाना मीरपुर से निकलती 5 से 10 के दरमियान अनाज से भरी ट्रक जिसके नीचे कोई भी आ सकता है, देख इस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाना चाहते। परवाज उनकी बात काटकर चुपते लहजे में बोली। परवाज, ऐसी बात नहीं है, मैं तो। इट्स ऑल ओके सर। चौंका एक बार मैं इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, पीछे कदम लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, परवाज अपना टारगेट और रास्ता खुद बनाती है, फिर मंजिल तो बनी ही जनूनियों के लिए है।
परवाज खामोशी से अपना यूएसबी निकालकर बैग में डालते हुए बोली, परवाज समझने की कोशिश करो, ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने उस सरफरी लड़की को समझाना चाहा, जो अपने काम को लेकर उन्हें बहुत अजीज थी, लेकिन इस बार वो आग से खेलने की जिद कर रही थी। चौधरी की राह में आने वालों को वो ऐसे किनारे लगाता था कि पता भी नहीं चलता था। कभी ऐसा कोई शख्स भी दुनिया में हुआ करता था, लेकिन ये लड़की। एक परवाज का खतरा आपको नजर आ रहा है, लेकिन उस चौधरी की मनमानियों की वजह से जो पूरे कौम, खासकर उस गांव के लोगों को खतरा है, जो उसकी इस नई नशई फसल उगाने की वजह से हो रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। अफसोस है सर। वो तासुब से सर हिलाती निकल गई थी। अब अगला सीन। अरसलान, अरसलान आप उठ भी जाओ, 9:05 हो रहे हैं, जरा इसी चीज का ख्याल कर लो। तहसीन बेगम ने उसका बिखरा कमरा समेटते हुए कम से कम 5वीं बार आवाज लगाई, लेकिन मजाल है जो जनाब के कान पर जूं तक रेंगी हो। अरसलान, मैं तुम्हें कह रही हूँ। उन्होंने गुस्से से आकर उसके ऊपर से कंफर्टर खींची थी, लेकिन बेसूद। जनाब की नींद समंदर से ज्यादा गहरी थी। अरसलान उठ जाओ। उन्होंने अपने से पकड़कर झंझोड़ दिया था। क्या है मिसिस कमिश्नर यार, क्यों स्वीट चाची से जल्लाद मिसिस कमिश्नर बन रही हैं? अरसलान ने नींद में डूबी आवाज में कहते हुए बेड पर बिछी बेडशीट खींचकर खुद पर ओढ़ते हुए साइड से 2 कुर्सियां उठाकर मुंह पर लिया था। अरसलान, अरसलान उठ जाओ, 9 बज रहे हैं, 9 समझ आ रही है तुम्हारे? 9। उन्होंने 9 पर जोर डालकर उसे वक्त का एहसास दिलाना चाहा। तो क्या हुआ यार, 10 तो नहीं बज रहे ना। वैसे भी आपके जल्लाद मिस्टर कमिश्नर कहते हैं हम सरकार के नौकर नहीं, अवाम के मुहाफिज हैं। आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन। मेरा मतलब है सारे मुहाफिज तो जब लोग खतरे में होते हैं तब एंट्री मारते हैं ना, मैं भी तभी लूंगा। नींद में होने के बावजूद करवट लेते हुए जवाब तफसील में दलाइल के साथ आया था, जिस पर तहसीन बेगम ने नफी में सर हिलाया। ठीक है मिस्टर मुहाफिज, सुपरमैन की तरह एंट्री मारिएगा आप, लेकिन अभी आपके दाबू ने एंट्री मारकर इस मुहाफिज को हाथ ऊपर करके गार्डन के 10 चक्कर लगवाए तो पैर टूट गए कि दुहाइयां देते मेरे पास मत आना। अब्बू आप यहाँ? तहसीन बेगम ने साथ कहते ही दरवाजे की तरफ देखकर ऊंची आवाज में हैरानी समोए बोली, जिस पर अरसलान के मुर्दे वजूद के अंदर जैसे रूह फूंक दी गई थी। नहीं दाबू, मैं उठने लगा था, नहीं उठ गया था, नहीं मेरा मतलब निकलने लगा था, बस अभी। दाबू का नाम सुनती ही अरसलान करंट खाकर बेड पर खड़ा होता जो शुरू हुआ, फिर तहसीन बेगम के कहका लगाने पर ही चुप हुआ। अरसलान, सुबह उठकर ना कलमा ना दरूद, सीधा झूठ। तहसीन बेगम ने कहका लगाते हुए अफसोस किया, जिस पर अरसलान ने एक नजर चारों तरफ घुमाकर दाबू के ना होने का यकीन करता एक गहरी सांस फिजा के सपुर्द किया। क्या कलमा दरूद यार, सुबह सुबह कौन सा मैं अजान की आवाज सुनकर उठाऊं? अब जल्लाद का नाम सुनकर बंदे के मुंह से यही निकलेगा ना। अरसलान धब से वापस बेड पर बैठा। अजान की बात तो ऐसे कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, जैसे आपके कमरे में अजान की आवाज आती ही नहीं। तहसीन बेगम बेड के नीचे अरसलान की तरफ से गिराए गए कुशन से उठा दी खफगी से बोली, बट दिस इज नॉट डन मिसिस कमिश्नर। कोई मासूम बच्चे को सुबह सुबह ऐसे डराता है क्या? अरसलान उनके करीब आकर उनके कंधे पर सरकते हुए निरूठेपन से बोला, आंखों में नींद अब भी जूं की तूं थी। अब मासूम बच्चा जरूरत से ज्यादा मासूम हो तो फिर उसे डरा कर ही उठाया जाएगा ना। उन्होंने मोहब्बत से अपने कंधे पर रखे घने बालों में वाले सर पर हाथ फेरा। अल्लाह ने भले ही उन्हें औलाद नहीं दी थी, लेकिन कभी उनकी गोद सोनी भी नहीं रही थी। अली विला के सारे ही बच्चे उनके बहुत करीब थे, लेकिन अरसलान की बात कुछ और थी। वो शमीम बेगम से ज्यादा उनका आदी था। अरसलान, मैं तुम्हारे दाबू से झूठ बोलकर आई हूँ, अब फौरन से जाओ और फ्रेश होकर रेडी होकर आओ। उन्होंने धीरे से अपने कंधे से उसका सर उठाया, जो वापस खड़े खड़े ही नींद पूरी करने लगा था। अरसलान, क्या खाकर सोए थे जो नींद ही नहीं खत्म हो रही तुम्हारी? उन्होंने उसे झंझोड़ कर खड़ा किया। गोलगप्पे और उन जय और वीरों की शहद से भी मीठे दोस्तों की सोबत ने नशा चढ़ा दिया यार। कसम से मिसिस कमिश्नर, इतनी ओवर शुगर बातें करते हैं वो लोग कि बंदा शुगर पेशेंट बन जाए। हंसी नहीं, मैं डेमो दिखाता हूँ। अरसलान आंखें रगड़ कर बोला, फिर तहसीन बेगम को हंसता देख एक कदम पीछे लेकर अपने बाल दुरुस्त करते हुए आहान की तरह भारी आवाज निकाली, दीबा ऐसे खाएं आपके कपड़ों पर गिर रहा है। फिर दीबा जी कहती हैं, हाँ आपको ज्यादा स्पाइसी बर्दाश्त नहीं होता ना, आप कम स्पाइसी बनवाएं। अब के अरसलान ने बारीक आवाज निकाली, जिस पर तहसीन बेगम खुलकर मुस्कुराई। सच कह रहा हूँ यार, हद है दोनों की। मतलब कि भाई जिसे जो खाना है वो अपना ख्याल खुद कर लेगा, तुम लोग अपने अपने पेट का ख्याल करो। लेकिन नहीं, दोनों ने साथ वाले को अपनी अजीम दोस्ती के जलवे दिखा दिखा कर बोर करना होता है। अरसलान ने वापस अपने सलीके से सजे बाल बिखेरे।
अच्छा भाई, इतनी एक्टिंग काफी है आज। जाएं तैयार हो आए, मैं जब तक आपको यूनिफॉर्म वगैरह देखती हूँ। तहसीन बेगम ने जबरदस्ती उसे बाथरूम की तरफ धक्का दिया। नहीं सोचे मिस्टर मिसेस कमिश्नर, अगर मैं एक्टर बन जाता तो क्या होता, लेकिन आपके खड़ूस मिजाजी खुदा ने मुझ जैसे हैंडसम बंदे को इस 9 to 5 के चक्कर में डाल दिया। अरसलान बाथरूम से मुंह निकाल कर बोला, हाँ आप तो 9 to 5 ड्यूटी दे ही देते हैं। तहसीन बेगम ने उसे घूरा। कैसे दे दूं, मेरा ही तो कॉल है, रूल्स और डांस फ्लोर दोनों तोड़ने के लिए होते हैं। अरसलान ने शरारत से दाई आंख दबाई। किसी दिन आपको आपके दाबू डैडी और चाचू मिल के तोड़ेंगे ना, अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। तहसीन बेगम ने उसे धमकाना चाहा। खूबसूरत लेडीज के मुंह से ऐसी डौनी बातें अच्छी नहीं लगती स्वीटी। अरसलान ने पूरा बाहर आ गया था। बदतमीज। तहसीन बेगम ने आंखें दिखाई। जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। अरसलान ने आंखें दिखाता कुछ और फैल के गाना गुनगुना गया। तुम्हें सिवल के रूल नहीं, बीवी के बेलन सुधार सकती है। तहसीन बेगम ने तासुर से सर हिलाया। मैंने बेलन वाली बीवी नहीं लानी, मैं किसी मॉडल वॉडल को ब्याह कर लाऊंगा। अरसलान ने फौरन अपना प्लान बताया, जब नीचे से दाबू ने अरसलान की पुकार लगाई और इंस्पेक्टर साहब सर पर पैर रखकर बाथरूम में गायब हुए। अब अगला सीन। ये लें डॉक्टर दीबा, आपका आ गया ख्वाबनगर। अहान ने बड़े से शीशे के बने बुलंदोबाला बिल्डिंग, जिसके ऊपर बड़ा सा हयात हॉस्पिटल का बोर्ड लगा था, वहां अपनी गाड़ी रोकते हुए पास सीट पर बैठ कर न जाने कौन कौन से वजीफे कर रही दीबा को मुखातिब किया। हाय अल्लाह, इतनी जल्दी आ गया। दीबा सर झुकाकर विंड स्क्रीन के बाहर से बिल्डिंग देखती रुहासी आवाज में बोली। डॉक्टर मैडम, मैं पिछले 20 मिनट से ड्राइव कर रहा हूँ, 20 मिनट इतनी जल्दी नहीं होता। अहान अपना सनग्लासेस उतार के डैशबोर्ड पर रखे, कैब के पास रखते हुए उसे घूर कर बोला। 20 मिनट? हाँ झूठ तो ना बोले, 5 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, मेरे तो व्रत भी पूरे नहीं हुए। दीबा जल्दी से अपना बैग खोलकर एक एक चीज चेक करती रोनी आवाज में बोली। दीबा, दीबा, दीबा यार, इतना समझाया आपको, इतना सबने चेयर अप किया है, आप वहीं अटकी पड़ी हैं। इतनी नर्वस तो आप मेडिकल के फर्स्ट डे नहीं थी जितनी इंटर्नशिप के पहले दिन है। हान पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। आप नहीं समझेंगे हान, आपने मेरी जैसी सिचुएशन थोड़ी ना फेस की है। आप जिस फील्ड में गए हैं वहां आपके सपोर्ट को पहले से तायाबू और चाचू थे, जबकि यहाँ मेरे साथ कोई नहीं, मेरी फ्रेंड भी दूसरे हॉस्पिटल में है, तो नर्वस तो होना है ना। ऊपर से सुना यहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं, जरा सी गलती हुई नहीं सीनियर डॉक्टर सीधा वाइवा लेने बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम वाइवा की नहीं है, वो तो मैं प्रिपेयर कर लूँ, लेकिन लोगों की संजीदा शक्ल देखकर मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। दीबा एक एक चीज चेक करती घबराई आवाज में बोल रही थी। इधर देखें मेरी तरफ। हान ने उसे कंधे थामकर उसका रुख अपनी तरफ किया। आप डीप ब्रेथ लें 5 बार और फिर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अहान की हिदायत पर दीबा ने फौरन अमल किया। अब चलें, मैं अंदर तक तो नहीं, गेट तक आपको छोड़ाऊंगा। अहान अपनी साइड का डोर खोलकर बाहर आया। दीबा ने भी सारे नर्वसनेस को साइड पर रखते हुए अपनी साइड का डोर खोलकर बाहर आई थी। अरे मिस संभालें। अहान घूमकर दीबा की तरफ आ रहा था जब सामने कैब से उतरी, हाथ में बच्चे के साथ 2 बैग कैरी करते हुए लड़खड़ाती लड़की को देखकर बैग थामा। आप ठीक हैं? दीबा भी फौरन उस ब्लैक हिजाब वाली ग्रेसफुल सी लड़की के करीब आई थी। जी शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल ये सो गए इसलिए थोड़ा पैर स्लिप हो गया। हिबा ने मुस्कुराते हुए दोनों का शुक्रिया अदा किया। सोए हुए सुभान को संभालकर उतरते हुए उसका पैर स्लिप हो गया था। बहुत क्यूट है आपका बेबी, आप इन्हें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई हैं? बच्चों की दीवानी दीबा ने फौरन सोए हुए गोल मटोल से सुभान के सुर काल छूते हुए पूछा। अरे नहीं, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। हिबा मुस्कुराई उस लड़की के इश्तियाक से देखने पर। सच्ची? मतलब आप भी यहाँ इंटर्न हैं? दीबा का सवाल पल में आया था क्योंकि वो दुबली पतली सी लड़की उसे अपनी ही हम उम्र लग रही थी। नहीं, मैं इंटर्न नहीं, आप बैग्स दे दें। हिबा ने दीबा को जवाब देते हुए एक हाथ से सुभान को संभालकर बैग्स लिए, यूनिफॉर्म में खड़े अहान की तरफ हाथ बढ़ाया। आपका मतलब आप यहाँ मेरी सीनियर हैं? दीबा ने खुशी से सवाल किया क्योंकि ये बंदी शक्ल से ही स्वीट मालूम हो रही थी। ये अगर उसकी सीनियर होती तो ज्यादा मसला नहीं होना था, मतलब कुछ तो ढास बनती। इतनी सीनियर तो नहीं, बट फर्स्ट डे इंटर्न मैं ही अटेंड करने वाली हूँ। हिबा उस लड़की की कैफियत समझती खिलाफ आदत बोल गई, वरना वो अपने काम से काम रखने वालों में थी।
सच्ची? हाँ, बैग्स आप मुझे दे दें और जाएं आप ड्यूटी पर, मैं मैम के साथ अंदर जाती हूँ। दीपा ने फौरन दोनों बैग आहान के हाथ से झपट लिए थे। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। हिबा ने बैग के लिए हाथ आगे किए। नहीं मिस, आप इन्हें ले जाने दें, आपके पास बेबी है तो प्रॉब्लम होगी। फिर आज इनका पहला दिन है, काफी नर्वस भी हैं और हॉस्पिटल का भी इल्म नहीं। आप थोड़ी इनकी हेल्प कर दें, ये थोड़ी आपकी कर देंगी। आहान ने मुस्कुरा के सलाह दी, जिस पर हिबा और दीबा दोनों मुस्कुराए थे। मैं चलता हूँ दीबा, कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल करना। एंड इवनिंग में टाइम पर तो आ जाऊंगा, लेकिन फिर निकलने से पहले आप एक मिस्ड कॉल कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हान। दीवा ने एक हाथ में दोनों बैग थामकर छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से हाथ हिलाया, जिस पर हिबा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। फिर हाथ की गाड़ी निकल फिर आहान की गाड़ी निकलते ही वो लोग अंदर की तरफ बढ़ गए थे। हिबा एंट्रेंस को अटेंड करके आफ्टरनून से घर आ गई थी। गो के सुबान की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत ख़राब थी उसी से वो पूरी तरह ख़राब वाली तीमारदारी करवा रहे थे। कैब पर शहजादे सोते रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल में दाखिल होते ही जाग गए थे, जिसकी वजह से हिबा को उसे लिए ही संभालना पड़ा। फिर जैसे तैसे करके 12 बजे के करीब वो फ्लैट पर वापस आ गई थी। घर आकर भी सुबान साहब ने माँ की जान नहीं छोड़ी थी। हिबा उसे उठाई, चंद एक काम करके हॉस्पिटल से आए पेशेंट रिपोर्ट को लैपटॉप खोलकर चेक करने लगी थी, और गोद में शराफत की तस्वीर बने सुबान साहब टुकर टुकर स्क्रीन को देख रहे थे। डॉक्टर बाजी, ये लें, बन गया सुबान बाबा का दलिया। नूरी हाथ में ट्रे उठाए बेड के करीब आई थी, जिसे देखते ही शरीफ शहजादे सुबान की बटन जैसी आंखें मुतहरिक हुई थीं। पहले इन्हें खिला दूं, सुबह से एक फीडर पर हैं। हिबा ने लैपटॉप साइड पर रखकर जैसे ही ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया तो सुबान मौका गनीमत जानकर फौरन बेड की दूसरी जानिब निकल गया था। सोबी, वहां कहाँ जा रहे हैं, इधर आए। हिबा ने कटोरा वापस ट्रे में रखकर सुबान की तरफ हाथ बढ़ाया, जो कि हल्की सुर्ख आंखों में शरारती चमक लिए बेडशीट थामकर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जनाब को दलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब थोड़े बीमार होने का मतलब ये थोड़ी ना निकलता है कि बंदा अपनी नापसंदीदा चीज खा ले। अल्लाह अल्लाह, देखें डॉक्टर बाजी, कितने बड़े नाटकबाज हैं सुबान बाबा। सुबह से आपको तंग किए हुए हैं और अब खाने की बारी आते ही वापस अपने। नूरी मुंह पर हाथ रखकर सुबान के चालाकी की रिपोर्टिंग करने लगी थी, जब हिबा सख्ती से उसे टोक गई। खबरनामा बाद में सुना देना, पहले इन्हें संभालो, गिर गए तो चोट आ जाएगी। उफ अल्लाह, ये बच्चा। हिबा जल्दी से ट्रे साइड हटाती बेड को रस्सी पलंग को पहाड़ समझकर नीचे उतर रहे सुबान को ऊपर उठाया, वरना आज सुबान ने साबित कर ही देना था कि वो वर्दी वालों का खून है। बहुत खूब शहजादे, सुबह से मामा की जान हलकान की हुई है, अब खाना भी नहीं है। हिबा ने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बिठाया था, फिर ट्रे में रखा नैपकिन सुबान के गले में लगाते हुए ट्रे अपने सामने करके स्पून में दलिया लिया। जब सुबान की तरह से एहतजाज के साथ आई आवाज पर हिबा के हाथ से दलिए का चम्मच छूट कर गिरा था। मम्मा मम्मा। सुबान मुसलसल नफी में से हिलाता अपने आप छुड़ाने की कोशिश करते हुए यही लफ्ज दोहरा रहा था, और हिबा बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी, क्योंकि सुबान ने आज पहली बार मम्मा कहा था, वरना वो हूँ हाँ ही करता था। तुमने सुना नूरी? सोबी ने मम्मा मम्मा कहा, मुझे मम्मा कहा है उसने। नूरी, मेरे शहजादे ने मुझे मम्मा कहा। हिबा को जैसे अपने सवाल पर यकीन आया, सुबान को उठाकर उसने दीवाना वार चुमना शुरू कर दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। आंखों से खुशी के आंसू तसलसल से बह रहे थे, जिसकी परवाह किए बगैर वो सुबान पर प्यार की बरसात कर रही थी, और हिबा उसके वालिहाना प्यार पर नूरी की आंखें तक भर आई थी। डॉक्टर बाजी, सुबान बाबा परेशान हो रहे हैं। हिबा के वालिहाना प्यार पर सुबान को गुमसुम हैरानगी से माँ को तकता देख नूरी ने अपने गाल साफ करते हुए मुस्कुराकर उसका ध्यान सुबान की तरफ दिलाया था। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी कुल कायनात। हिबा उसे नीचे करके अपने अंदर भींच गई थी। फिर नूरी पर नजर पड़ते ही दोबारा खुशी से सवाल किया, तुमने सुना ना नूरी? हाँ बाजी सुना, बाबा ने आपको मम्मा कहा है। अम्मा कहती हैं कुछ बच्चे देर से बात करते हैं, आप खामखा परेशान रहती थी, देखा बाबा ने सबसे पहले आप ही का नाम लिया। नूरी की बात पर हिबा ने नम आंखों से सुबान के सर पर लप रखते हुए इस बात में सर हिलाया। अच्छा बाबा को खिला दें, मैं हंडिया देख लूं। नूरी मुस्कुराकर कहती निकल गई थी। देखा नीलो, आज हमारे शहजादे ने मम्मा कहा। उसने सिर्फ मुझे नहीं, हम दोनों को मम्मा कहा, क्योंकि इसे इस दुनिया में लाने वाली तो तुम ही हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से दिए गए इस अनमोल खूबसूरत तोहफे को संभाला है।
थैंक यू नीलो, तुमने बेमकसद जिंदगी जी रही डॉक्टर हिबा को जीने की वजह दी है। दुनिया में लोगों के पास हजारों रिश्ते होते हैं, लेकिन उस यतीम खाने में पली बड़ी डॉक्टर हिबा के लिए ये एक रिश्ता ही हजारों के बराबर है। मेरी दुनिया, मेरी कुल कायनात है मेरा सोबी। देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलो। हिबा ने नम आंखों से साइड पर रखी नीलम की फोटो फ्रेम को देखा, फिर अपने आप को टुकर टुकर देख रहे सोबान को। अब इस दीवानी को कौन बताए कि कोई और भी इस तोहफे तक पहुंचने के लिए उतना ही बेताब है। अब अगला सीन। राफे फोन उठा भी ले, अब कहाँ मर गया एक हफ्ते से जाकर। हशाम कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए तकरीबन आधे घंटे से अपने बचपन के दोस्त को कॉल लगा रहा था, जो उठाने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दूसरे ही दिन राफे को डॉक्टर हिबा के बारे में मालूमात इकट्ठे करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि हशाम के बाद वही दूसरा शख्स था जो एहतशाम के निकाह से वाकिफ था। अब उठा भी ले, क्या सच में फौत हो गया है? हशाम ने बेड पर बैठते हुए फौरन टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जो अल्लाह के शुक्र से सीन हुआ। फिर लैपटॉप साइड पर रखकर दोबारा कॉल लगाया, जो दूसरी बेल पर रिसीव हो गया। हेलो। फोन से आई नींद में डूबी आवाज पर हशाम का पहले से घुमा मीटर कुछ और घुमा। क्या हेलो? मैं तुम्हें एक घंटे से कॉल लगा रहा हूँ और तुम वहां मरे पड़े हो। हशाम जैसे बरस ही पड़ा था। उसकी करज पर दूसरी जाने बेचारा राफे हड़बड़ा के अपनी जगह उठ बैठा था। बस फौत होने की कमी रह गई है, वरना तेरे हुक्मनामे पर जो मैंने जासूसी शुरू की थी उसने आधी रूह वैसे ही कब्ज कर लिया है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या फजूल बोल रहा हूँ, मतलब सो रहा था। राफे फ्लो में बोल तो गया, जब एहसास हुआ फौरन दोनों कानों को हाथ लगाए। मगरिब के वक्त दुआ वैसे भी जल्द कबूल होती है। इस वक्त वहां मगरिब का वक्त होगा, इस वक्त कौन सोता है? हशाम ने फोन को ऐसे घूर के पूछा जैसे फोन नहीं राफे है। मैं बदनसीब सोता हूँ जिसका तुझ जैसा मतलबी कमीना हट जाए दोस्त है। सेल्फिश इंसान तेरी वजह से एक हफ्ते से बिना किसी मर्ज के हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, और तू है कि उल्टा मुझ पर मासूम पर गर्म हो रहा है। अल्लाह पूछे तुझे, खुद तो फ्रांस में बैठा बॉसगिरी कर रहा है, यहाँ मैं हॉस्पिटल छानता फिर रहा हूँ। फोन से आई राफे की दुहाइयों पर हशाम ने बेदारगी से फोन कान से हटा के पेशानी मसली। फिर वो जैसे ही खामोश हुआ फोन वापस कान से लगाया। अब अपनी लड़कियों जैसी दुहाइयां बंद कर और बकवास कर, कुछ पता चला उस डॉक्टर का? हशाम संजीदा हुआ। शर्म कर ले थोड़ा, मतलबी इंसान, ना सलाम ना दुआ ना दोस्त की खैर खैरियत, सीधा अपना मतलब। राफे ने उसे शर्म दिलानी चाहिए, जो कि मुकाबले को इस वक्त बिल्कुल नहीं आनी थी। मतलब की बकवास कर, तू जिंदा है यही गम जमीन पर बहुत बड़ा है। हशाम सर्द लहजे में बोला, जिस पर राफे नफी में सर हिलाता गोया हुआ। शहर में कल उस नाम की, हाँ क्या नाम था, हाँ डॉक्टर हिबा नाम की 3 डॉक्टर हैं। एक की उम्र 35 साल है, वो अपना क्लिनिक चलाती है, घर दार बाल बच्चों वाली है, और उसके दोनों बच्चे बायोलॉजिकल उसी के हैं। हा हा हा। डायरी में लिखा अपना रफ रिपोर्ट पढ़ते हुए राफे का खुद 76 पार कहका उबला था। राफे! फोन से ये शाम की तंबी आवाज पर राफे सीधा होता वापस डायरी की तरफ मुतवज्जे हुआ। दूसरी डॉक्टर हिबा है, शहर के सिटी हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और उम्र क्या है? राफे की आगे की डिटेल पढ़ने से पहले हशाम ने बेचैनी से सवाल किया। स्वीट 55। हा हा हा। हशाम अली, उन्हें तुम्हारे भतीजे को पालने की जरूरत नहीं है, वो खुद इस उम्र में अपने बच्चों के बच्चों से तंग होंगी। हशाम की बेताबी पर राफे का दोबारा कहका उपला था। वो तो शुक्र था कि हशाम 7 समंदर पार फ्रांस में बैठा था, वरना राफे के दांत उसके भारी मुक्के से ऐसे अंदर जाते कि फिर कभी बाहर आने का नाम नहीं लेते। आगे की बकवास होगी तुझसे, या पागल खाने वालों को तेरे घर का एड्रेस सेंड करूं? हशाम के सर लहजे में किए सवाल पर राफे सीधा हुआ। तीसरी डॉक्टर हिबा मुझे नहीं लगता कि तेरी तलाश हो सकती है, क्योंकि वो 27-28 साल की औरत नहीं, 24-25 साल की दीबा जैसी लड़की है। अब एक यंग लड़की भला एक बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठाएगी, बजाय अपने हुस्न को निखारने के, टोटके के आजमाने के? अपने अंदाजों की पोटली बंद कर और बताओ हॉस्पिटल नेम क्या है? हशाम को अंदाजा हो चला था कि हो ना हो यही है, क्योंकि नीलम की उम्र भी 25 के आसपास ही थी। हयात हॉस्पिटल, राफी ने मुंह बना के जवाब दिया। मतलब कि एक हफ्ते से वो उसी के लिए ख्वार हो रहा था, और मोहतरम है कि सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। ये तो वही हॉस्पिटल है जहां दीबा एक हफ्ते से इंटर्नशिप के लिए जा रही है। हैं? क्या बोला? राफी को उसकी बड़बड़ाहट खाक पल्ले नहीं पड़ी थी। कुछ नहीं, कॉल रख, अब रूबरू बात होती है तुझसे। बोलने के साथ ही हशाम ने खट से फोन बंद करके दीबा का नंबर मिलाकर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। उसने अपने सारे काम निपटा लिए थे, बस निकलना बाकी था। वो कुछ कंफर्म मालूम होने पर ही यहाँ से निकलना चाहता था, ताकि अपने दिल अजीज भाई के सामने सुरखरू हो सके। अब अगला सीन।
हान अभी तक नहीं आए। अभी आकर कहेंगे दीबा मैं तो आने ही वाला था, बस एक फाइल रीड करने बैठ गया था, इंपॉर्टेंट थी ना इसलिए। बहानेबाज ना हो तो। दीबा छत पर झूले पर बैठकर मुसलसल पैरे लाते हुए अपने असली दोस्त का इंतजार कर रही थी, जो तवील होता जा रहा था। रोजाना मगरिब के बाद उनका मामूल था छत पर गर्मी में फ्रूट जूस और सर्दी में गर्म कॉफी के साथ छत पर टहलते हुए अपने पूरे दिन की रुदाद एक दूसरे का गोश गुजार करना। ये और बात थी कि कॉफी बनाकर अहान लाता था और जुबान चलाने का काम दीबा मैडम का होता था। अहान को खुद तो लब कुशाई का ज्यादा मौका नहीं मिलता था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसकी छोटी छोटी बातें बड़ी तवज्जो से सुनता था। आ गई जनाब की कॉल। अब कहेंगे दीबा मैं बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ, आप वहीं रहना। दीबा ने मुंह बनाकर अहान के अंदाज में बोलते हुए साइड से फोन उठाया और स्क्रीन पर चमक रहे हाशी भाई कॉलिंग देखकर चीख पड़ी। फिर जल्द ही अपनी खुशी पर काबू पाती 2-3 बेल और होने देने के बाद कॉल उठाया। अस्सलाम वालेकुम, फरमाएं किस सिलसिले में कॉल किया? जबकि डॉक्टर दीबा ने आपसे कहा था कि दोबारा कॉल करके झूठी मोहब्बत जिताने की जरूरत नहीं है। फिर अब कॉल उठाते ही निरूठेपन से सलामती भेजने के बाद दीबा फॉर्म में आई थी, जिस पर दूसरी तरफ से कान से ब्लूटूथ लगाए बैग पैक कर रहे हशाम के संजीदा चेहरे को मुस्कुराहट ने अपने हाथे में लिया था। वालेकुम अस्सलाम ग्रेट डॉक्टर दीबा अली, डॉटर ऑफ मेजर अंसार अली, एंड ऑफ कोर्स सिस्टर ऑफ खड़ूस बैड ब्रदर मिस्टर हशाम अली। हशाम उसका मुंह ठीक करने के कर से शरारत से बोला, जिस पर डॉक्टर दीबा कतरत उसे टोक गई। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे भाई को खड़ूस कहें। निरूठे लहजे में दूसरी तरफ से एहतजाज बुलंद हुआ, जिस पर हशाम की मुस्कुराहट गहरी हुई। ओके, खादिम की पहली गुस्ताखी माफ हो। अब बताएं कैसी हैं आप, घर में सब कैसे हैं और हॉस्पिटल में सब कैसा चल रहा है? मेरा मतलब हॉस्पिटल का माहौल ठीक है ना? वहाँ के स्टाफ मेंबर्स, आबो हवा, सीनियर डॉक्टर्स एंड मतलब सब कुछ। हशाम बैग की जिप बंद करके दूसरा बैग लाने वार्डरोब की तरफ बढ़ते हुए अपने मकसद की तरफ भी बढ़ गया था। हाँ मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक हैं, सिवाय उस उल्टी खोपड़ी वाले इंस्पेक्टर के। दीबा ने मुंह भी काढ़ा। हा, मतलब अरसलान अभी भी नहीं सुधरा। अरसलान के जिक्र पर हशाम का कहका भी साख्ता था। बचपन से शरारतों में उसका अपना ही रिकॉर्ड था। वो सुधर गया तो क्यामत नहीं आ जाएगी। अच्छा और बताएं हॉस्पिटल में सब कैसा है? हशाम उसे असल मुद्दे से हटता देख वापस वहीं आया। जी वहाँ भी सब फर्स्ट क्लास है, सीनियर डॉक्टर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हम 5 इंटर्न्स को अटेंड कर रही हैं उनकी तो बात ही कुछ और है भाई। वो इतनी स्वीट क्यूट नाइस और ग्रेसफुल है ना कि क्या बताऊं। ज़्यादा बोलती नहीं है, बस अच्छा काम करो तो मुस्कुरा देती हैं, कहीं गलती हो जाए तो समझा देती हैं। भाई शी इज सच अ ग्रेट डॉक्टर। और वो ऐसे। दीबा दोनों आंखें बंद किए पुरजोश हुई। दीबा दीबा काफी है इतनी तारीफ आपके सीनियर की, मैं आपसे कुछ। हशाम की बात दरमियान में ही थी कि दीबा ने बात अचक ली। नहीं भाई ना काफी है, यकीन करें वो सच में बहुत प्यारी हैं, देखने में भी और नेचर वाइज भी। और आप जानते हैं भाई उनका सुपर क्यूट बेबी है, गोल मटोल सा, एक नन्हे शहजादे जैसा, लेकिन थोड़ा खड़ूस है, अपनी मामा के अलावा किसी की गोद में नहीं जाता। दीबा ने मुंह बनाया, क्योंकि उस एक हफ्ते उसकी 2 बार सुबान से मुलाकात हुई थी और दोनों बारी सुबान ने मुंह बसूरते दीबा की गोद में आने से इनकार कर दिया था। अच्छा वो सब छोड़ें, ये बताएं आपके हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हिबा है? दरअसल मेरे एक दोस्त की सिस्टर उन्हें पर्सनली जानती हैं, तो वो आपकी कोई सिफारिश करवा देता। हशाम उसे वापस मुद्दे से हटता देख झूठ के सारे फिर से बातों का रुख अपने मकसद की तरफ मोड़ा। ले भाई, इसे कहते हैं गोद में बच्चा शहर में ढिंडोरा, मैं उन्हीं की तो बात कर रही हूँ, द ग्रेसफुल डॉक्टर हिबा। दीबा के तासुर से कहे गए जुमले पर हशाम एक झटके से अपनी जगह पर सीधा हुआ था। दिल अचानक बहुत तेजी से धड़का था। मतलब उनका खून उनके इतना करीब है। तुमने उनके बेबी को भी देखा? खुशी के मारे हशाम की जुबान लड़खड़ाई थी, गले में गिल्ट उभरकर मादूम हुई थी। बिल्कुल भाई, मैंने ही क्या, हान ने भी देखा, लेकिन उन्होंने सोते हुए देखा, मैंने जागते हुए देखा। लेकिन क्यों पूछ रहे हैं? दीवा की बात पर आंखें बंद की अपने तलाश के इख्तिताम पर लंबी मुसाफत तय करके आए मुसाफिर की तरह लंबे लंबे सांस ले रहे हशाम ने नम आंखें खोली थी। अब बस एक कदम दूर था वो अपने भाई की आखिरी निशानी के। बस ऐसे ही। अच्छा अब मैं कॉल रखता हूँ, फिर बात होती है। हशाम वापस बैग की तरफ मुतवज्जा होता तेज तेज हाथ चलाते हुए सरचारी से बोला। बस नहीं चल रहा था उड़कर वहां पहुंच जाए। भाई वापस कब आएंगे? उसके कॉल ड्रॉप करने से पहले दीबा ने उदासी से पूछा। ये तो सरप्राइज है। व्हाट, आप वापस आ रहे हैं? लेकिन कब? हशाम की धीमी आवाज में कही बात पर दीबा खुशी से झूले से खड़ी हुई थी।
सरप्राइज बता दिया तो कैसा सरप्राइज हुआ वो? बोलने के साथ ही शाम ने कॉल काट दी थी और वो भाई भाई करती रह गई। हान हान को बताती हूँ भाई वापस आ रहे हैं, याहू। दीपा याहू का नारा बुलंद किए बिना गले में झूल रहे दुपट्टे की परवाह के सर पर सीढ़ियों की तरफ भागी थी।